शाक्य संघ के साथ मतभेद। होनहार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी रुचि उससे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य की रूप में उसका आचरण आदर्श व एक उदाहरण था। उसने अपने व्यवहार से स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई। सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलिय का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था और झगड़े लड़ाइयों में। जब सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में एक विवाद के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमण कार्रवाइयां की हैं। हमने अब तक उन्हें सहन किया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध ये संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहे वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न या समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जिताता है, उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो व्यक्ति किसी को लूटता है, उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रस्ताव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि इस विवाद में हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि ये सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की और आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से कोई 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से कोई 2 आदमी चुनें
और फिर यह विचार चारों मिलकर एक पांचवा आदमी चुने। ये पांचों आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु प्रस्ताव रखा, उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह सेंस समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुत बड़े बहुमत से अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य व धर्म है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पूर्ण है। शिष्यों, शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, धर्म तो इस बात को मानने में है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवैर प्रेम से ही शांत हो सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्र में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। देश छोड़ने का प्रस्ताव युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय भी किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन है तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा।
सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए इस बात की याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्त संघ बहुत कुछ कौशल राज्य के अधीन हो गया। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्त संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज्य को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्त संघ की स्वतंत्रता को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था: सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका बहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपने गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। प्रव्रज्या ही समाधान। परिव्राजक बन देश छोड़ने का निर्णय। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया होगा और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं इस एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ, सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया। मैं परिव्राजक बन देश छोड़ जा सकता हूँ, यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्यरूप में परिणित कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से
तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता व सर्वश्रेष्ठ हल था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्रवाई की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ और चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए नीति की दृष्टि इससे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और इस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उसने संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। विदाई के शब्द। परिवार की विदाई की बेला का मार्मिक क्षण। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हो रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा तो किया करते थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ लेकर यहाँ तक आ पहुँचेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तरफों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूँगा, किंतु यह खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी तर्कपूर्ण बातें भी उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल न हुई। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ। सत्य और न्याय के लिए अडिग रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहर को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन यदि इस कारण से मैंने परिवर्तन लेना स्वीकार किया है, जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन दुख व चिंता से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों नहीं चल दे?
प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या हमेशा तुमने एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है? अब तो मैं तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के युग होता, लेकिन अब तुम हम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का भी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब सर्पों का देश छोड़कर कौशल राज्य के संरक्षण व अधीनता में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से कोई ऐसी बात न करूँगा कि जिससे कौशल राज को मेरी प्रवृत्ति का यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। यह सही है, मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन क्या उत्तम है कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेकर वध का भागीदार बनना अथवा जंगल में रहना? इन दोनों में से अधिक श्रेयकर क्या है? शुद्धोधन ने पूछा। लेकिन इतनी शीघ्रता व व्यग्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवृत्तियां भी क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक्य संघ से तुम्हें अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवृत्त, यह भी संभव है कि मेरे प्रवृत्तियां ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को सब वापस लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवृत्तियां ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे से के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में शाक्य संघ में की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे प्रवृत्त होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हारकर बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त क्या करती? निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाने वाले पक्ष में नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी सहमति और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवृत्त हो जाऊंगी। यदि मैं प्रवृत्त नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण है कि अभी मुझे पुत्र राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी।
अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम अपने प्रिय निकट संबंधियों को छोड़कर प्रवृत्त होने जा रहे हो, तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़, वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने उससे राहुल को लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली। इसके बाद वे वहां से चले गए।